Bismillahirrahmanirrahim. Today we have to start about the cranial nerves that are present in our human body. As all we know that there are 12 pairs of the cranial nerves that are present in our human body. Out of the 12 pairs of the cranial nerves, 3 pairs of them are pure sensory cranial nerves, 5 pairs are pure motor, and rest of them are pure sensory. So first of all we have to start about the sensory cranial nerves. Out of the first is sensory cranial nerves, the first cranial nerve is that is olfactory cranial nerves. तो आज हम ओल्फैक्ट्री कैनल नर्व स्टार्ट करने लगे हैं। ओल्फैक्ट्री कैनल नर्व्स यानी ओल्फैक्ट्री पाथवे। अगर आसान अल्फाज में बताया जाए तो आसान अल्फाज में ये होगा कि किस तरह हम सूंघ सकते हैं, यानी किस तरह जो है ना हम मुख्तलिफ़ चीज़ों में जो है ना एबिलिटी हमारी है कि हम मुख्तलिफ़ चीज़ों में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपके सामने 10 किस्म की डिशेस ला के रख दी जाए तो आप किस तरह डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि यार ये जो है ना ये बिरयानी बन रही है, अब ये जो है ना कौरमा बन रहा है, ये जो है ना कौरमे की खुशबू है, ये परफ्यूम की खुशबू है या किसी और चीज़ की खुशबू है। हमें किस तरह पता लगता है, हमारे डिस्टिंग्विश किस तरह कर पाते हैं। ये चीज़ें समझने के लिए और ये सारी जो है ना ये ओल्फैक्टरी पाथवे समझने के लिए हम जो है ना स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले नोज़ की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी समझेंगे, उसके बाद जो है ना उसका पाथवे समझते हैं। सबसे पहले चलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें ये हमारा फेस है ह्यूमन बॉडी का, और ये वाली जगह हम देखें तो ये हमारी नोज़ है, ये हमारी नोज़ है। इसको अगर हम लेबल कर लेते हैं, ये नोज़ है हमारी। और ये वाली जगह तो हम देखें ये हमारी टंग है, ज़ुबान जिसे कहते हैं। ये हमारी हार्ड पैलेट है, तालू। और ये सॉफ्ट पैलेट है, और ये जो है ना यूवुला है। यूवुला वो जो है ना जैसे हम मुंह खोलें तो पीछे जो गोश का मसल्स लटक रहा होता है, ज़ुबान बाहर निकालें तो उसे यूवुला कहते हैं। इस यूवुला का मेन फंक्शन ये होता है कि जो हम खुराक खाते हैं उस खुराक को जो है ना ये नेज़ल कैविटी में जाने से रोकता है। अब लेट्स सपोज आप कॉलेज गए हुए थे, कॉलेज से थके हुए घर आए हैं। जैसे ही आप घर आए हैं, आपने घर का दरवाज़ा खोला है तो बावर्ची खाने में जो है ना मज़े मज़े की डिशेज़ बन रही हैं, आपके घर दावत थी। लेट्स सपोज आपके कोई भी किस्म की डिश बन रही थी, बिरयानी बन रही थी। आप जैसे ही घर के अंदर एंटर हुए हैं, आपको बिरयानी की स्मेल आई है। आपकी स्मेल जो है ना आपके दिमाग तक कैसे पहुंची है और आपके दिमाग ने कैसे डिस्टिंग्विश किया कि यार ये बिरयानी पक रही है, तो वो हम चलते हैं। जो बिरयानी पक रही थी ना, तो बिरयानी के जो पार्टिकल्स थे ना वो वाइब्रेटरी मोशन में थे। उसके पार्टिकल्स डिफ्यूज़ हो गए वहाँ से, उसके पार्टिकल्स इर्द गिर्द फैल गए। जब पार्टिकल्स वाइब्रेटरी मोशन में थे और इर्द गिर्द फैल गए तो उसके पार्टिकल्स जैसे कि आप घर के एंटर हुए तो उसके पार्टिकल्स डिफ्यूज़ होकर आपकी नाक के अंदर भी चले गए। तो अगर हम ये नाक को देखें तो ये हमारी जो है ना नॉस्ट्रेल्स हैं। नाक के सुराख को हम नॉस्ट्रेल कहते हैं, नॉस्ट्रेल है। ये नॉस्ट्रेल के ज़रिए जो है ना लेट्स सपोज ये पार्टिकल्स आपकी नाक के अंदर एंटर हुए हैं, किसी भी चीज़ के थे। आम बिरयानी समझे कोई परफ्यूम के पार्टिकल्स थे या किसी और चीज़ के पार्टिकल्स थे। अब ये जो नाक के अंदर एंटर हुए हैं ना हमारी पार्टिकल्स, देखिए ये मुंह के अंदर भी तो एंटर हो सकते हैं क्योंकि दो ओपनिंग है, एक नाक का, एक मुंह का और एक कान का है। अब देखिए जो मुंह और कान की ओपनिंग है ना, मुंह और कान के पास जो है ना इसके कोई ख़ास रिसेप्टर नहीं है जो इसके जो है ना ओल्फैक्टरी स्टिमुलस को रिसीव कर सके। लेकिन जो हमारी नाक होती है ना, नाक के पास कोई ख़ास स्टिमुलस होना चाहिए क्योंकि हम नाक से सुनते हैं। देखिए अगर स्टिमुलस की हम बात करते हैं, हम स्टिमुलस हमारे पास ना दो किस्म के होते हैं। स्टिमुलस हमारे पास दो किस्म के होते हैं। एक हमारे पास होता है जर्नल स्टिमुलस और एक हमारे पास होता है स्पेशल स्टिमुलस। अब जनरल स्टिमुलस कौन सा होता है और स्पेशल स्टिमुलस कौन सा होता है? जनरल स्टिमुलस वो होता है जो हम जर्नलाइज पूरी बॉडी में से किसी भी जगह से उसे रिसीव कर सके। मिसाल के तौर पर टच है, आपको किसी भी बॉडी पे कोई बंदा जहाँ मर्जी टच करे आप रिसीव कर सके, आप समझेंगे कि यार ये टच है, ठीक है ना। पेन है, कहीं भी बॉडी में आपको चूंटी काट दे, मुंह पे काटे, गाल पे काटे, ठीक है ना, कमर पे काटे, जहाँ मर्जी भी आपको चूंटी काटेगी या पिन चुबाई जाएगी या कहीं पे भी आपको जनरल स्टिमुलस आप हर बॉडी से किसी भी जगह से उसे रिसीव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसकी एग्जाम्पल्स क्या है? टच है, प्रेशर है, पेन है। स्पेशल स्टिमुलस क्या होता है? स्पेशल स्टिमुलस वो स्टिमुलस होता है जो पूरी बॉडी में से जो है ना किसी भी जगह से रिसीव नहीं किया जाता। उसके लिए स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं। मिसाल के तौर पे देखना, आइज़, आप सिर्फ आंखों से देख सकते हैं, रेस्ट ऑफ द बॉडी से आप किसी भी जगह से नहीं देख सकते। कान है, सुनना, सुनने के लिए स्पेशल ऑर्गन है कान है, आप पूरी स्पेशल ऑर्गन से सूंघ सकते हैं। इसी तरह जो ओल्फैक्टरी पाथवे के लिए हमारे पास जो सूंघने वाला ऑर्गन है वो नोज़ है। हम नोज़ के अलावा किसी भी जगह से नहीं सूंघ सकते। तो ये आइज़ हो गई हैं, ईयर हो गया, नोज़ हो गया, टंग हो गया जो चखने के लिए होता है, स्पेशल
गस्टेशन पाथवे। तो सबसे पहले हम नोज़ की तरफ आते हैं। अब जब नोज़ के पास जो है ना ये पार्टिकल्स पहुंच गए हैं, नोज़ के पास जो है ना ये वाइब्रेटरी मोशन से पार्टिकल्स पहुंच गए, मैंने आपको बताया कि हमारी मुंह के अंदर और हमारे कान के अंदर कोई स्टिमुलस, कोई भी जो है ना रिसेप्टर्स नहीं होते जो उनको रिसीव कर सके। लेकिन हमारी नाक के अंदर क्या होता है, हमारी नाक के अंदर जो है ना यहाँ पे एक म्यूकस की लेयर होती है। ये जगह आपको नज़र आ रही है, ये इसको कहते हैं, ये हड्डी है, ये हड्डी है जो हमारी नाक को जो है ना हमारे ब्रेन से अलग कर रही है। ये हमारा ब्रेन यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। ये पीछे स्पाइनल कॉर्ड आ रही है, ये स्पाइनल कॉर्ड है हमारी, ये गर्दन है, ये गर्दन है, स्पाइनल कॉर्ड है। ये पार्टिकल्स हमारी नोज़ के अंदर पहुँच गए किसी भी चीज़ के। अब देखें यहाँ पे बिल्कुल ये जो जगह आपको नज़र आ रही है, ये जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, बिल्कुल इस जगह पे ना हमारी म्यूकस की लेयर होती है। अब वो म्यूकस की लेयर क्या करती है पता है आपको? वो म्यूकस की लेयर ना इस पार्टिकल्स को अब्जॉर्ब कर लेती है। इस म्यूकस की लेयर इस पार्टिकल्स को ना अब्जॉर्ब कर लेती है। अब होता कुछ ऐसा है कि ये जो म्यूकस की लेयर है ना, इसमें स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं। जो भी किस्म के जो है ना स्टिमुलस आता है, किसी भी किस्म के पार्टिकल्स आए हैं जो वाइब्रेट हो गया है, तो ये क्या करती है, ये उसे जो है ना अब्जॉर्ब कर लेती है। अब हम ना थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, ये डायग्राम थोड़ी सी हल्की है, इसको नज़र नहीं आ रहा, तो हम इसको हाईलाइट करने के लिए नीचे वाली डायग्राम पे आ रहे हैं। नीचे बिल्कुल जो है ना हमने सैजिटल व्यू लिया। सैजिटल व्यू ये होता है कि हमारी बॉडी की जो है ना, हमें पता है हमारी बॉडी की बायलैटरल सिमेट्री है। अगर हम अपनी बॉडी को दरमियान में से काटें तो हमारी बॉडी के मिरर इमेजेस बन सकते हैं। तो हमने अपनी बॉडी को दरमियान में से काटा है, और काटने के बाद जो नाक वाला पोर्शन है ना, ये वाला, उसे हमने सेपरेट कर लिया। वो नाक वाला पोर्शन ये है हमारे पास, ये वही हमारे पास नोज़ है, ये नोस्ट्रेल है, नाक का सुराख, ये हमारे पास दांत है, तीत, उसी तरह ये हमारे पास यूवुला है। मैंने आपको बताया था जो फूड पार्टिकल्स को नेज़ल कैविटी में जाने से रोकता है। तीत भी हमारे पास जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, केनाइन्स होते हैं, इंसीजर्स होते हैं, मोलर्स होते हैं, प्री मोलर्स होते हैं। जो पीछे जबड़े वाले बड़े बड़े दांत होते हैं उन्हें मोलर्स कहते हैं, उससे जो आगे होते हैं उसे प्री मोलर्स कहते हैं। जिस तरह शेरों के बड़े बड़े 4 दांत होते हैं उन्हें कैनाइन्स कहते हैं, और जो आगे वाले हमारे जो दांत हैं जिनसे हम खाना खाते हैं, इनको जो है ना जो हमारे नज़र आते हैं, इनको इंसीजर्स कहते हैं, ठीक है। दांतों की एनाटॉमी में हम नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे जो है ना हमारे नेज़ल्स कैविटी में हमारे पे जो है ना ये लेट्स सपोज उसी तरह पार्टिकल्स वाइब्रेट करके यहाँ पे पहुँच गए। अब जब यहाँ पे पहुँचेंगे ना, बिल्कुल चूँकि ये देखें बिल्कुल जो है ना म्यूकस की लेयर जो है ना ये बोन्स के साथ होती है, लेकिन जो है ना अगर बोन्स के साथ होती है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें वो हमें नज़र नहीं आएंगी। उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए ना मैं ये म्यूकस की लेयर थोड़ी सी नीचे बना रहा हूँ। यहाँ पे ना ये म्यूकस की लेयर होती है, यूँ यूँ, ये म्यूकस की लेयर होती है। अब ये म्यूकस की लेयर के बहुत सारे फंक्शन होते हैं। इसके एक फंक्शन जो है ना, कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं, मिसाल के तौर पे अगर हम सूंघ रहे हैं तो ज़रूरी बात तो नहीं है कि हम जो है ना अरोमाई जो टेस्ट स्मेल्स के पार्टिकल्स हैं, कोई किसी भी परफ्यूम या स्मेल किसी भी चीज़ के पार्टिकल हम वो सूंघ रहे हैं। उसकी वजह जो उसकी एयर में और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। मिसाल के तौर पे एयर में जर्म्स भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकता है, फंगस हो सकता है, डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, और 100 चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है ना। तो ये म्यूकस की लेयर का एक बड़ा फंक्शन ये होता है कि जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, बैक्टीरिया होता है, फंगस होता है, वायरसेस होती है, ये उनको ट्रैप कर लेती है, ठीक है ना। और जब ट्रैप कर लेती है, अगर पता है हमें अगर ये ट्रैप ना कर पाती ना, तो ये यहाँ से जो है ना एंटर होकर हमारे थ्रॉट में चला जाता है, और थ्रॉट में जाने के बाद हमारे स्टमक में और हमारी बॉडी में जाके जो है ना हमें ये जो है ना डिजीज़ पहुँचा सकता था, हमें नुकसान पहुँचा सकता था। तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी है हमारी जो म्यूकस की लेयर है। उसके बाद इसका दूसरा फंक्शन पता है क्या होता है? उसके बाद इसका दूसरा फंक्शन ये होता है कि देखें ये हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस में भी बहुत अहम किरदार अदा करती है। उसकी वजह ये है कि देखें अब बाहर अगर सर्दी है, बाहर 5 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है, लेकिन हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहना चाहिए। अब हमारी बॉडी का 37 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन किस तरह होगा? हम बाहर से तो ठंडी हवा ले रहे हैं, ठंडी हवा तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर है। तो ये जो म्यूकस की लेयर होती है ना, ये जो एयर पार्टिकल्स एयर आ रही होती है उसको वार्म करने में भी बड़ा अहम रोल प्ले करती है। उसको वार्म कर देती है, उसको जो है ना 37 के करीब ले जाती है। अगर हम गर्मी में या 50 डिग्री सेंटीग्रेड बाहर का कंडीशन है तो उसको जो है ना कूल अप करने में जो है ना 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक एयर को मेंटेन करती है, और उसके बाद जो है ना एयर जाती है और अपना रोल प्ले करती है, और वही जो है ना ट्रैकिया के थ्रू जाके एक्सचेंज होती है, और जो भी ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही होती है कार्बन डाइऑक्साइड लेके एक्सचेंज कर देती है। अब जो है हमारा जो है ना, अब देखिए यहाँ पे जो है ना ये पार्टिकल्स आए, अब ये पार्टिकल्स यहाँ पे पहुँच गए। अब ये पार्टिकल्स जो है ना, ये जो म्यूकस की लेयर होती है ना, इसमें एक स्पेशल प्रोटीन्स होती है जो इस पार्टिकल्स को अब्जॉर्ब कर लेती है। अब इस पार्टिकल्स को अब्जॉर्ब कर लिया ना, अब इस पार्टिकल्स यहाँ पे अब्जॉर्ब हो गए। अब इस पार्टिकल ने पहुँचना ब्रेन के पास है, ब्रेन के पास पहुँचना है। ब्रेन के पास कैसे पहुँचेगी? बीच में तो इतनी बड़ी हड्डी आ रही है, जब तक वो बोन है, इस बोन को पता है क्या नाम देते हैं? इस बोन को कहते हैं एथमॉइड बोन। क्या नाम है इसका? इसका नाम है एथमॉइड बोन। ये एंटीरियर क्रेनियल फोसा में मौजूद होती है।
मिडल ऑफ द एंटीरियर कैनाल फोसा है, द बेस ऑफ द एंटीरियर कैनाल फोसा में ये मौजूद होती है, जो हमारी नाक के पीछे वाली, इसको जो है ना ये एट द रूफ ऑफ द नेजल कैविटी। वैसे जो है ना अगर हम नेजल कैविटी को आगे फर्दर पढ़ें तो ये जो है ना इसको हम रूफ ऑफ द नेजल कैविटी कहते हैं, यानी छत, इसको बेस ऑफ द नेजल कैविटी कहते हैं जो हार्ड पैलेट होती है, और इसको जो है ना लेटरल वाल और आगे जो है ना मीडियल वाल ये है, ठीक है ना, इसको नेजल कैविटी। इसके अलावा जो है ना यहाँ पे कौनचास भी मौजूद होते हैं, सुपीरियर कौनचा यहाँ पे, मिडल कौनचा और इन्फीरियर कौनचा, उसकी कोई ख़ास सिग्निफिकेंस नहीं है, यानी हमारी नाक के अंदर जो है ना स्वेलिंग हुई हुई है, ठीक है ना, छोटी सी वो इसकी जो है ना ख़ास जो है ना, लेकिन जो ये सुपीरियर कौनचा होती है ना, सुपीरियर कौनचा के पास ही जो है ना तकरीबन म्यूकस की लेयर मौजूद होती है। अब ये जो म्यूकस की लेयर होती है ना, यहाँ पे ये पार्टिकल्स अब्जॉर्ब हो गए हैं। अब जब ये पार्टिकल्स अब्जॉर्ब हुए ना, इस पार्टिकल्स ने यहाँ पे जाना है, इस यहाँ पे जो है ना बिल्कुल ये जो हमारी ये ब्रेन ये हिस्सा आपको नज़र आ रहा है एथमाइड में, ये इसको क्रॉस करने के बाद ना यहाँ पे हमारा एक ओल्फैक्टरी बल्ब मौजूद होता है। ओल्फैक्टरी बल्ब जो है ना मेन स्टिमुलस रिसीव करने वाला एरिया। देखिए हमारा जो ब्रेन है ना ये टोपोग्राफिकली अरेंज हुआ है। मिसाल के तौर पे इसकी टोपोग्राफिकली अरेंजमेंट किसको कहते हैं? टोपोग्राफिकली अरेंजमेंट इस चीज़ को कहते हैं कि जो हमारी ब्रेन का पोर्शंस है ना, हमारी ब्रेन के अंदर ना छोटे छोटे डिवीजन हुए हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ वाला जो टेम्पोरल रीजन है इसका काम ये होता है कि ये सिर्फ सुनने वाली एबिलिटी रखता है। जो यहाँ पे पैराइटल लेयर होती है, पैराइटल लेयर का काम ये होता है कि जितनी भी सोमैटोसेंसरी सेंसेशन होती हैं, पेन की, टेम्परेचर की, टच की, वो जो है ना वो उसको रिसीव करता है। यहाँ पे जो अगले जो है ना फ्रंटल एरिया होता है, फ्रंटल एरिया का काम ये होता है कि जो है ना जितनी भी हमारी प्लानिंग है, ठीक है, हमारे इमोशंस हैं, स्ट्रेस है, इन चीज़ों को कंट्रोल करता है, ठीक है ना, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को कंट्रोल करता है। हर चीज़ का अलग-अलग काम है। तो इसी तरह जो हमारी ब्रेन में जो सूंघने वाली एबिलिटी है, जो हमारी ब्रेन को जो सेंस ऑफ स्मेल की एबिलिटी है, वो प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे ओल्फैक्टरी बल्ब मौजूद होता है। ओल्फैक्टरी बल्ब आपको नजर आ रहा है बिल्कुल फ्रंटल लोब पे, बेस ऑफ द फ्रंटल लोब। ये फ्रंटल लोब है, ये टेम्पोरल लोब होता है, ये बैक ऑसिपिटल है और ऊपर पैराइटल लोब होता है, ठीक है। ये बिल्कुल फ्रंटल लोब की जो है ना बेस पे हमें ये ओल्फैक्टरी बल्ब नजर आ रहा है। अब हमारे जो पार्टिकल्स हैं, डस्ट के पार्टिकल्स, ये जाके यहाँ से यहाँ तक पहुँचे, लेकिन बीच में जो है ना इतनी बड़ी म्यूकस की लेयर है। मैंने आपको बताया कि म्यूकस की लेयर क्या करेगी, इन पार्टिकल्स को अब्जॉर्ब कर लेगी। अब जब इन पार्टिकल्स को अब्जॉर्ब किया ना, उसके बाद जो है ना, अब देखें जो ये जो आपको ये जगह नजर आ रही है, इस ये जो इस सुराख छोटे छोटे से नजर आ रहे हैं। अब देखें अगर इस बोन, ये एथमाइड बोन है हमारी, इस एथमाइड बोन के ना मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स होते हैं, क्रिस्टगैलाए, परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ द एथमाइड बोन, ठीक है ना। इसी तरह जो ये जो छोटे से सुराख होते हैं ना एथमाइड बोन के, इनको कहते हैं क्रिब्रीफॉर्म प्लेट ऑफ एथमाइड बोन, क्रिब्रीफॉर्म प्लेट ऑफ एथमाइड बोन, ठीक है। ये जो है ना बड़ी अच्छी अडॉप्टेशंस है ह्यूमन बींग्स में, ठीक है ना, क्योंकि अगर ये क्रिब्रीफॉर्म प्लेट्स ऑफ एथमाइड बोन ना होती ना, छोटे छोटे से सुराख ना होते ना, तो हमारी ये जो नोज़ से जो है ना स्मेल की सेंसेशन थी यहाँ तक ना पहुँच पाती। स्मेल की सेंसेशन जो है ना हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जो है ना ये हमारी बॉडी को डेंजर से अवॉइड करने में मदद देती है। मिसाल के तौर पे आप घर में जो आए हैं और गैस लीक थी, आपके जो है ना आपको फ़ौरन पता लग जाएगा, डेंजर से अवॉइड हुए में। अगर आपके सेंस ऑफ स्मेल आपकी बॉडी तक ना पहुँच पाती, बहुत सारे डेंजर से हमें बचाती है। तो जो है ना उसके अलावा जो है ना ये स्मेल जो है ना 20% टेस्ट भी होती है, ठीक है ना। इस वजह ये है कि अब जो है ना ये अब यहाँ से जो है ना ये पार्टिकल्स अब्जॉर्ब हुए यहाँ पे। अब पार्टिकल अब्जॉर्ब होने के बाद जो है ना ये जो ओल्फैक्टरी बल्ब है ना, यहाँ से जो है ना एक ख़ास किस्म के न्यूरॉन्स रिलीज़ होते हैं। इसने क्या किया होता है, इसने जो है ना अपने न्यूरॉन्स की जो एंडिंग होती है ना, ये क्रिब्रीफॉर्म प्लेट ऑफ एथमाइड बोन्स के से निकल के, इसकी जो एथमाइड बिल्कुल जो है ना, यानी यहाँ से निकल के ओल्फैक्टरी बल्ब से रिलीज़ होके, तो इसकी जो सेंसेशन होती है ना, वो इसकी जो नर्व्स होती है वो यहाँ पे आई होती हैं, थोड़ी सी रिलीज़ होगी। ये जो म्यूकस क्लियर होती है ना बिल्कुल यहाँ पे अब्जॉर्ब। और ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, इन न्यूरॉन्स को हम कहते हैं बायपोलर न्यूरॉन्स। बायपोलर न्यूरॉन्स, बायपोलर क्यों कहते हैं पता है आपको? बायपोलर इस वजह से कहते हैं, बाय का मतलब है दो और पोल का मतलब है जिसके दो पोल्स हों, दो कोने हों। इसके दो कोने हैं। इसकी जो है ना ये वाली जो जगह होती है इसको एक्सॉन्स कहते हैं, सेंट्रल पोर्शन भी कहते हैं एक्सॉन्स। और ये जो है ना ये इसका पेरीफेरल पोर्शन है। पेरीफेरल पोर्शन वो होता है जो पेरीफ्री की तरफ जाए, यानी कोनों की तरफ जाए, ठीक है ना। ये पेरीफेरल पोर्शन है, ये इसके डेंड्राइट्स हैं। अब ये जो डेंड्राइट्स होते हैं ना, इस डेंड्राइट्स की जो है ना यहाँ पे छोटे छोटे से जो है ना सीलिया होते हैं, यानी ये डेंड्राइट्स जो है ना यूं फैले होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये मैं बायपोलर न्यूरॉन बनाऊँ तो इसके डेंड्राइट्स यूं फैले होते हैं। उसकी वजह ये है कि इस डेंड्राइट्स पे जो है ना रिसेप्टर्स होते हैं, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स।
अब ये ओल्फैक्टरी रिसेप्टर जितने ज़्यादा होंगे उतनी जो है ना हम स्टिमुलस अच्छी तरीके से रिसीव कर पाएंगे। तो जितने ज़्यादा जो है ना ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होंगे उतनी ज़्यादा हम अच्छी रिसीव कर पाएंगे। तो उस वजह से जो है ना यहाँ पे जो है ना ये जो डेंड्राइट्स है ये बहुत ज़्यादा बनाई गई हैं, ये डेंड्राइट्स बहुत ज़्यादा बनाई गई हैं। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रिसेप्टर होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना ओल्फैक्टरी, अगर माइन्यूट सा भी जो है ना कोई पार्टिकल, माइन्यूट सा भी जो है ना कोई वाइब्रेटरी मोशन करके आपकी नाक तक पहुँच गया तो फ़ौरन आपकी ब्रेन तक जो है ना मैसेज पहुँचा देगा। ठीक है ना। अब जो है ना यहाँ तक ये पार्टिकल्स पहुँच गए। अब ये जो यहाँ तक पार्टिकल्स पहुँचे हैं ना, यहाँ पे अब्जॉर्ब हुए थे, अब यहाँ पे अब्जॉर्ब हुए थे, ये पार्टिकल क्या करेंगे, ये पार्टिकल ऐसा करेंगे कि यहाँ पे जो है ना एक्शन पोटेंशियल फायर करेंगे। एक्शन पोटेंशियल फायर होने के बाद जो है ना ये एक्शन पोटेंशियल यहाँ से जाते 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 ओल्फैक्टरी बल्ब के पास पहुँचेगा और ओल्फैक्टरी बल्ब के पास जो है ना जाके किसी और सेल्स के साथ साइनैप्स करेगा। साइनैप्स करने के बाद जो है ना हमारी ओल्फैक्टरी उस ब्रेन को पता लगेगा कि यार ये कोई चीज़ सूंघी हुई है। जब तक जो है ना ये ओल्फैक्टरी सेल्स अभी तक एक्टिवेट होते हैं तब तक जो है ना हमारी बॉडी को पता नहीं लगता कि यार ये जो है ना एक्टिवेट, हमारी कोई चीज़ हमने सूंघी हुई है। ठीक है ना। अब ये कैसे होता है, किस तरह जो है ना ये रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए हमारे पास ये जो डेंड्राइट्स है ना, इस डेंड्राइट्स के ऊपर यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं। हमने ये जो डेंड्राइट्स की सेल मेम्ब्रेन है ना, इसे जूम करके आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। हमें पता होता है जो सेल मेम्ब्रेन है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हमने पढ़ा हुआ है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में क्या बताया हुआ है, सेल मेम्ब्रेन जो है ना लिपिड बायलेयर होती है। अब जो लिपिड बायलेयर होती है ना, लिपिड्स हमें पता है कि लिपिड की बायलेयर होती है। लिपिड की जो है ना दो लेयर्स हैं, एक लेयर ये है, एक लेयर ये, और उसमें जो है ना प्रोटीन्स एम्बेडेड होती हैं। अब जो प्रोटीन्स एम्बेडेड होती है ना, प्रोटीन्स का कोई ना कोई फंक्शन होगा। अब वो प्रोटीन्स जो है ना रिसेप्टर्स की फॉर्म में होती है, या चैनल्स की फॉर्म में होती है, या गेट्स की फॉर्म में होती है। वैसे प्रोटीन्स नहीं अवेलेबल होती। अब जो यहाँ पे जो है ना कि कुछ रिसेप्टर्स की फॉर्म है। अब ये हमने लिपिड बाय लेयर बनाया। अब ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, जो ओल्फैक्टरी रिसेप्टर होता है, जो है ना ओल्फैक्शन रिसीव करता है, उसको हम जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर कहते हैं। देखिए रिसेप्टर्स की ना हमारे पास जो है ना 4-5 किस्में होती हैं। एक जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर होता है, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होता है, हमारे पास एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर होता है, ठीक है ना, लिगैंड गेटेड रिसेप्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोटीन रिसेप्टर्स हैं ना, इनको हम कहते हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, GCPR। ये मैं बता रहा हूँ। लेट्स सपोज कोई भी जो है ना टेस्ट पार्टिकल्स था, कोई भी जो है ना जो लाइगेंड था, इसे लाइगेंड्स भी कहते हैं, ठीक है, या जो भी जो है ना सेंसेशन के लिए जो भी आया था वो जो है ना आके ये जी रिसेप्टर पे बाइंड हो गया। इसका नाम क्या है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। अब कपल किसे कहते हैं, हमें पता है कि कपल जो है ना दो जो है ना कपल को कहते हैं, ठीक है ना। अब ये इसको कपल क्यों कहा जाता है, उसकी वजह ये है कि ये जी प्रोटीन्स के साथ ना कपल्ड बनाया होता है इसने। ये जी प्रोटीन है, हमारे पास जी प्रोटीन है, इस रिसेप्टर ने ना हमारे पास जी प्रोटीन के साथ इसने कपल बनाया होता है। अब जब ये कोई भी लिगेंड्स यहाँ पे आके बाइंड हुए ना, ये जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होता है ना, ये लार्ज रिसेप्टर है, हमारी बॉडी में अवेलेबल है। देखें आपको ये नज़र आ रहा है आपको, ये 7 टाइम्स जो है ना ये सेल मेम्ब्रेन से यूँ फोल्ड होके, यूँ जिस तरह वो बड़ा सा सांप होता है ना स्नेक गेम में, उस तरह जो है ना 7 टाइम्स जो है ना यूँ फोल्ड होके यूँ जा रहा होता है। तो इसे 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स भी कहते हैं और सर्पेंटाइन रिसेप्टर भी इनको कहा जाता है। अब ये जो है ना जब यहाँ पे लिगेंड बाइंड होता है ना, अब देखें ये जब लिगेंड्स बाइंड होगा यहाँ पे, तो ये जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है ना, इसके जो है ना 3 पोर्शन होते हैं। इसके साथ जो जी प्रोटीन लगी होते हैं ना, उसके 3 पोर्शन होते हैं। एक ये अल्फा पोर्शन, एक ये बीटा पोर्शन और एक ये गैमा पोर्शन। जैसे ही कोई लिगेंड इसके साथ बाइंड करता है ना, ये क्या करता है, इसके साथ नॉर्मली जो है ना यहाँ पे जो है ना GDP बाइंड हुआ होता है। साथ ही जैसे ही कोई लिगेंड बाइंड होता है, ये GDP को निकाल के, सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर GTP पड़ा होता है, GTP को बाइंड कर लेता है। जैसे ही GTP को बाइंड करता है ना, तो इसकी जो अल्फा बीटा और गैमा पोर्शन है ना, ये डिसोसिएट हो जाते हैं, ये आपस में एक दूसरे का इनका इत्तेफाक खत्म हो जाता है, ठीक है ना। इसका जो अल्फा पोर्शन होता है वो फ्री हो जाता है, गैमा और बीटा पोर्शन जो है ना ये दोनों एक साथ निकल जाते हैं। जैसे ही ये अल्फा पोर्शन फ्री होता है ना, ये अल्फा पोर्शन क्या करता है, ये अल्फा पोर्शन जाके जो है ना इस चीज़ के साथ बाइंड हो जाते हैं। आपको ये चीज़ नज़र आ रही है, ये जो बड़ा सा प्रोटीन्स का आपको ये मॉलिक्यूल नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं एडिनिलेट साइक्लेज, AC एडिनिलेट साइक्लेज। इसका काम क्या होता है, जैसे ही जो है ना कोई प्रोटीन्स का जो अल्फा कंपोनेंट इसके साथ बाइंड करता है ना, हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा ATP के मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं। हमें पता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना सेलुलर रेस्पिरेशन करके लाखों ATP के मॉलिक्यूल हर सेकंड में बना रहा है। तो ये ATP के मॉलिक्यूल को क्या करता है, साइक्लिक AMP में कन्वर्ट कर देता है, यानी उसमें से 2 फास्फेट हटा देता है। ये ट्राईफास्फेट था, एडिनोसिन ट्राईफास्फेट, अब उसे जो है ना एडिनोसिन मोनोफास्फेट में कन्वर्ट कर देता है, और वो मोनोफास्फेट साइक्लिक फॉर्म में होता है, ठीक है। अब देखें जैसे ही जो है ना हमारी बॉडी में साइक्लिक AMP की तादाद बढ़ने लग जाती है, साइक्लिक AMP को ना हम सेकंड मैसेंजर मॉलिक्यूल भी कहते हैं, क्योंकि जो भी लिगेंड का मॉलिक्यूल था ना, ये बहुत बड़ा, ये जो मॉलिक्यूल है ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर डायरेक्टली घुस नहीं सकता। सेल मेम्ब्रेन के अंदर घुसेगा नहीं तो जो है ना एक्शन पोटेंशियल फायर नहीं होगा। एक्शन पोटेंशियल फायर नहीं होगा तो हमारी ब्रेन को कैसे पता लगेगा कि हमने क्या चीज़ सूंघी है।
तो उसके लिए जो है ना इसके स्पेशल टाइप के रिसेप्टर होते हैं। उस रिसेप्टर को मैंने आपको बताया क्या कहते हैं, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर कहते हैं। जैसे ही जो है ना ये लाइगेंड है, ये जो भी चीज़ है, जो भी ऑल्फेक्शन, जो भी अरोमा आपने सूंघा है, वो लाइगेंड इसके साथ बाइंड करता है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के साथ। इसके साथ जी प्रोटीन लगी होती है, वो फौरन एक्टिवेट हो जाती है। उस जी प्रोटीन जब वो इनएक्टिव होती है, उसके साथ यहाँ पे GDP बाइंड हुआ होता है, लेकिन जैसे ही वो एक्टिव होती है उसको GDP के बजाय GTP बाइंड कर लेती है। जैसे ही वो जी प्रोटीन GTP बाइंड करती है, जो इसके अल्फा बीटा और गैमा कंपोनेंट्स हैं, अल्फा कंपोनेंट अलहदा हो जाते हैं, बीटा और गैमा अलहदा हो जाती हैं। अल्फा कंपोनेंट क्या जाके क्या करते हैं, अल्फा कंपोनेंट जाके एडिनिलेट साइक्लेज को एक्टिवेट कर देते हैं। एडिनिलेट साइक्लेज क्या करता है, एडिनिलेट साइक्लेज करता है कि ATP को ना साइक्लिक AMP में कन्वर्ट कर देता है। भी साइक्लिक AMP की क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी वजह ये होती है कि लेट्स सपोज अगर आपने दूर से भी जो है ना कोई एक पार्टिकल भी सूंघ लिया, गलती से एक पार्टिकल भी सूंघ लिया ना, तो ये लाइगेंड इधर आके बाइंड करेगा। लाइगेंड बाइंड करने के बाद बार बार इसके पास जी प्रोटीन बार बार GTP की बजाय GTP बाइंड करेगी। GTP जो है ना बार बार जो है ना एडिनिलेट साइक्लेज को एक्टिवेट करके ATP को साइक्लिक AMP में कन्वर्ट करता रहेगा और ह्यूज बल्क ऑफ साइक्लिक AMP हमारी जो है ना यहाँ पे मेम्ब्रेन में मौजूद हो जाएगी। अब ये जो साइक्लिक AMP होते हैं ना, साइक्लिक AMP क्या करते हैं आपको पता है? साइक्लिक AMP क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जो है ना ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को एक्टिवेट करते हैं। वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्रोटीन बनाती है, उस प्रोटीन का नाम होता है प्रोटीन काइनेज A। ये जाके ना इस प्रोटीन को एक्टिवेट कर देगी। ये प्रोटीन वैसे जो है ना नॉर्मली इनएक्टिव होती है। ये प्रोटीन इनएक्टिव होती है। जैसे ही साइक्लिक AMP की तादाद बढ़ने लग जाती है ना, ये अलार्म टाइप का है जी। जैसे ही जो है ना साइक्लिक AMP बढ़ने लग जाता है, सेल मेम्ब्रेन सेल के अंदर एक छोटा सा अलार्म टाइप का बजता है। वो अलार्म क्या करता है, जाके जो है ना फौरन प्रोटीन काइनेज A को एक्टिवेट कर देता है। उसको कहता है कि जल्दी से एक्टिवेट हो जाओ, मेरे ख्याल से कोई चीज़ उसने सूंघी है, जो आपका अपना फंक्शन है वो जाके परफॉर्म करो। ये सबसे पहले क्या करेगी पता है, ये प्रोटीन काइनेज A क्या करती है, ये आके जो है ना इस चैनल पे आके यहाँ पे बाइंड कर देती है। यहाँ पे यूँ आपने वो डस्टबिन देखी है जिसको नीचे से टांग मारते हैं, ऊपर से उसका ढक्कन खुल जाता है, बिल्कुल वही वाला तकरीबन सिस्टम यहाँ पे होता है। ये जाके क्या करती है, यहाँ पे जैसे ही बाइंड करती है ना, ये चैनल खुल जाते हैं। इस चैनल का क्या नाम है, इस चैनल का नाम है सोडियम चैनल। सोडियम चैनल नाम है तो इसका मतलब है ये अपने अंदर से सोडियम को सिर्फ पास होने देती है। देखें जो भी जितने भी आइंस होते हैं, सोडियम आइंस, कैल्शियम आइंस, पोटेशियम आइंस, मैग्नीशियम आइंस, ये जो है ना हमारी सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर डायरेक्ट नहीं घुस सकते। और हमें पता है कि हमारे जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं ना, न्यूरॉन्स को जो है ना एक्शन पोटेंशियल फायर किस तरह होता है, हमारी जो न्यूरॉन्स होती है ना, उसका जो इंटरनल पोर्शन होता है नॉर्मली दे आर नेगेटिवली चार्ज क्यों होते हैं, क्योंकि जो है ना इसमें जो है ना नेगेटिवली चार्ज बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स होती हैं और इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ पोटेशियम आइंस मौजूद होते हैं। जब लार्ज अमाउंट ऑफ पोटेशियम आइंस मौजूद होते हैं इसकी वजह से, और बाहर वाला जो पोर्शन है वो सोडियम आइंस उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ मौजूद होते हैं, सोडियम आइंस मौजूद होते हैं, तो इसकी वजह से जो है ना, और ये जो है ना बाहर वाली पोर्शन जो है ना पॉजिटिवली चार्ज होती है, ये हमें पता है, ठीक है ना। ये जो है ना इसको हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी कहते हैं। और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमारे पास तकरीबन -30 मिलीवॉट होता है। अगर हम जो है ना माइक्रो इलेक्ट्रोड्स ला के यहाँ पे जो है ना इसका पोटेंशियल नापेंगे तो उसका पोटेंशियल हमारे पास -30 मिलीवॉट निकलेगा। अब जो है ना हमारे ब्रेन को जो मैसेज पहुंचता है ना, वो सिंपल इस तरीके से पहुंचता है कि सोडियम आइंस अंदर आ जाए, अंदर पॉजिटिव हो जाए। ये नेगेटिव अगर पॉजिटिव हो गया ना तो हमारे ब्रेन को जो है ना हर किस्म की सेंसेशन का पता लग जाता है। मिसाल के तौर पे हम देख रहे हैं तो हमारे जो रेटिना के ऊपर जो गैंग्लियन सेल्स हैं या बाइपोलर सेल्स हैं ना, वो क्या करेंगे, वो भी क्या करते हैं, सोडियम चैनल्स खोल देते हैं, सोडियम आइंस अंदर आ जाएंगे, पोटेशियम आइंस बाहर चले जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा एक्शन पोटेंशियल फायर हो जाता है, हमारे ब्रेन को पता लग जाता है। जिस तरह हम सुन रहे हैं, कान के भी बिल्कुल यही सिस्टम होता है कि जो है ना कान के जो एयर होता है, एयर के अंदर जो कॉकलिया होता है, उसके अंदर जो स्केला मेडुला होता है और ऑर्गन ऑफ कॉर्टी होता है, उसके अंदर क्या होता है, वो भी बिल्कुल यही काम करते हैं। जो हेयर सेल्स होते हैं वो बेंड करते हैं, बेंड करने के बाद जो है ना उनके सोडियम चैनल्स खुलते हैं, वो सोडियम आइंस अंदर आते हैं और जो है ना नर्व इम्पल्स जो है ना कैरी होती है। बिल्कुल इसी तरह जो सोडियम चैनल जैसे ही जो है ना ये प्रोटीन काइनेज ए जाके, प्रोटीन काइनेज ए का काम ये होता है कि ये फास्फोराइलेशन करता है, जाके ना यहाँ पे फास्फेट ऐड कर देता है। जैसे ये फास्फेट ऐड करता है ना, ये सिर्फ माइक्रो सेकंड के लिए होता है। ये बात खास तौर पे याद रखिएगा। ये नहीं होता कि ये जाके जो है आराम से बाइंड करेगा, उसके बाद यहाँ पे फास्फेट ऐड होते रहेंगे, आराम से चैनल खुलेगा। माइक्रो सेकंड का काम है, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट हो रही है, प्रोटीन काइनेज है यहाँ पे आके बाइंड करेगी, एकदम सोडियम चैनल खुल जाएंगे और लार्ज अमाउंट ऑफ सोडियम आइंस जो है ना फौरन अंदर आ जाएंगे। उसके बाद ये प्रोटीन काइनेज क्या करेगी, प्रोटीन काइनेज यहाँ पे जाके ना इस चैनल को भी खोल देगी। इस चैनल का नाम है कैल्शियम चैनल। लार्ज अमाउंट ऑफ कैल्शियम चैनल भी अंदर आ जाएंगे। कैल्शियम के ऊपर डबल चार्ज होता है। कैल्शियम आइंस जो है ना, कैल्शियम आइंस भी लार्ज अमाउंट ऑफ अंदर आ जाते हैं। कैल्शियम आइंस का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है एडेप्टेशन में। कैल्शियम आइंस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। उसकी वजह एडेप्टेशन क्या होती है, एडेप्टेशन इस चीज़ को कहते हैं, देखें जब हम ना किसी चीज़ को बार बार सूंघ रहे होते हैं, उसके बाद जो है ना वो जो चीज़ होती है ना, वो हमें ऐसा फील होता है कि जैसे उसकी स्मेल ख़त्म हो गई है। उस चीज़ की स्मेल हमें बाद में थोड़ी देर बाद आना ख़त्म हो जाती है।
उसका रोल, वो कैल्शियम आयंस का रोल होता है। कैल्शियम आयंस जो है ना इस दोबारा प्रोसेस को, ये सोडियम कैल्शियम चैनल्स को दोबारा क्लोज कर देती है एक्शन पोटेंशियल फायर करने के बाद, जिसकी बजाय जो है ना ये, वरना जो है ना ऐसा क्या होता है, वरना ऐसा ये होता है कि जैसे ये लिगेंड आके बाइंड करता रहता, पूरी ज़िंदगी जो है ना हमें उस चीज़ की खुशबू आती रहती अगर ये कैल्शियम आयंस अंदर ना आते और अडॉप्टेशन ना क्रिएट करते। अब होता कुछ ऐसा है कि लेट्स सपोज ये हमारे पास जो है ना ये बाइपोलर सेल से प्रोटीन काइनेज एंटर हो गया, यहाँ पे जो है ना कैल्शियम आयन अंदर आए, सोडियम आयंस अंदर आ गए लार्ज अमाउंट में, सोडियम आयंस अंदर आ गए और एक्शन पोटेंशियल फायर हो गया। एक्शन पोटेंशियल नॉर्मली अगर हम एक्शन पोटेंशियल का ग्राफ देखें, ठीक है, ये लेट्स सपोज हमारे पास जो है ना ये हमने ग्राफ बनाया, ये टाइम है, ये हमारे पास जो है ना मिली वोल्ट में पोटेंशियल है। तो ये वाला जो पोटेंशियल होता है ना, मिसाल के तौर पे जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वो तकरीबन -30 मिली वोल्ट होता है, ठीक है। अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बाद क्या होता है, जैसे ही जो है ना सोडियम आयंस अंदर आते हैं, ये कैल्शियम आयन पोटेशियम आयंस बाहर जाते हैं, सोडियम पोटेशियम ATPase भी यहाँ पे लगे होते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये जो है ना थोड़ा सा जो है ना आहिस्ता थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे पहुँच जाता है। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तकरीबन -55 मिली वोल्ट होता है। और जब एक चीज़ थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे पहुँच जाए ना तो फ़ौरन फिर एक्शन पोटेंशियल फायर होता है। एक्शन पोटेंशियल फायर होने के बाद जो है ना ब्रेन को पता लग जाता है, ठीक है ना। अब जो है ना हमने प्रोटीन्स जो किस तरह एंजाइम्स रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं, रिसेप्टर्स एक्टिवेट होने के बाद जो है ना, ठीक है ना, क्या क्या करते हैं। अब उसके बाद जो है ना हम यहाँ पे आते हैं कि असल में होता क्या है, ठीक है ना। असल में ये हमारे पास म्यूकस की लेयर थी, म्यूकस की लेयर जो है ना म्यूकस की लेयर थी। इस म्यूकस की लेयर में हमारे पास ये जो है ना रिसेप्टर्स मौजूद थे, ये हमने सारा कर लिया। यहाँ पे जो है ना लाइगेंड्स आके बाइंड किए थे, लाइगेंड्स ने यहाँ पे बाइंड किया, ये जो म्यूकस की लेयर थी यहाँ पे लाइगेंड ने आके बाइंड किया था, ठीक है ना। लाइगेंड ने बाइंड किया, लाइगेंड ने बाइंड करने के बाद जो है ना यहाँ पे जो रिसेप्टर से उसे एक्टिवेट कर दिया। आपको ये ब्लैक सी कलर की ये चीज़ नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं बूमेंस ग्लैंड। इस बूमेंस ग्लैंड्स का फंक्शन ये होता है कि ये म्यूकस रिलीज़ करते हैं। अगर ये म्यूकस रिलीज़ नहीं करेंगे ना तो यहाँ पे म्यूकस की लेयर नहीं बनेगी। म्यूकस की लेयर नहीं बनेगी तो म्यूकस की लेयर को अब्जॉर्ब नहीं करेगी पार्टिकल्स, तो ये बूमेंस ग्लैंड्स का भी बड़ा काम होता है। और उसके बाद आपको ये लाल लाल जो सेल नज़र आ रहे हैं, ये एपिथेलियल सेल्स हैं। इस एपिथेलियल सेल्स का क्या फंक्शन होता है, ये एपिथेलियल सेल्स जो है ना ये सपोर्ट्स प्रोवाइड करती हैं, ठीक है ना। उसके अलावा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं कि जो है ना ये बाइपोलर सेल्स को किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचे, ठीक है ना, या जो है ना इसके सीलियर्स को। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो एपिथेलियल जो बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं ना, दिस इज़ द ओनली न्यूरॉन्स दैट आर प्रेजेंट इन आवर ह्यूमन बॉडी विच कैन बॉडी रिप्लेस। ये न्यूरॉन्स हमारी बॉडी में रिप्लेस हो सकते हैं और हमारी ब्रेन में, हमारी स्पाइनल कॉर्ड में किसी भी जगह अगर किसी न्यूरॉन्स को डैमेज हो जाता है तो वो न्यूरॉन्स का एक्सॉन सिर्फ बन सकता है, वो न्यूरॉन दोबारा रीजनरेट नहीं हो पाता। लेकिन ये जो बाइपोलर्स के न्यूरॉन्स हैं ना ये बार बार एक्टिवेट, उसकी वजह ये है कि हमारी जो ये सीलिया होते हैं ना ये डैमेज हो जाते हैं। कोई टॉक्सिन मटीरियल हमने सूंघ लिया, कोई और मटीरियल सूंघ लिया तो उसकी वजह से ये डैमेज हो जाते हैं। जब ये डैमेज होते हैं ना उसके बाद जो ये बाइपोलर सेल्स है ना, इसको जो ये जो एपिथेलियल सेल्स है इसके साथ साथ जो है ना स्टेम सेल्स भी मौजूद होते हैं जो कंटिन्यूअली जो है ना ये इसके एक्सॉन्स के साथ ग्रो करते रहते हैं और यहाँ तक पहुँच जाते हैं और उसके बाद वो स्टेम सेल जो है ना न्यूरॉन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ओल्फैक्टरी पाथवे की ये है कि दिस इज़ द ओनली सेंसेशन विच डू नॉट गो टू द थैलेमस। बाकी जितनी भी जो सेंसरी स्टिमुलस होती है ना वो थैलेमस के पास ज़रूर जाती है। आपको किसी ने टच किया है, आपको पेन हुआ है, आपको टेम्परेचर है, आपको किसी भी चीज़ की कोई भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन है, आप सुन रहे हो, आप देख रहे हो, आप टेस्ट बर्ड्स के ज़रिए टेस्ट कर रहे हो, जितनी भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन होती है ना वो थैलेमस के पास ज़रूर जाती है। लेकिन जो सेंसरी जो इसकी जो है ना टेस्ट की जो सेंसेशन होती है ना वो थैलेमस के पास कभी भी नहीं जाती। तो एपिथेलियल सेल्स क्या करते हैं, एक तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, मैंने आपको बताया, एक तो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, सपोर्ट की वजह से क्या हो रहा है, ठीक है। और दूसरा जो है ना ये स्टेम सेल्स क्या कर रहे हैं, इसके अलावा ये जो ग्लैंड्स थे ये जो है ना म्यूकस रिलीज़ कर रहे हैं। और उसके अलावा मैंने आपको बताया यहाँ पे स्टेम सेल्स होते हैं जो इनको रीजनरेट करने में एबिलिटी रीजनरेट करवा देते हैं और इसको रिप्लेस करवा देते हैं। ये जो अभी हमने ना 1 2 3 4 5 जो है ना इस तरह बाइपोलर सेल न्यूरॉन्स बनाए, यहाँ पे ना 100 मिलियंस न्यूरॉन्स होते हैं, 100 मिलियंस। सिर्फ इतनी सी जगह पे जो है ना, इतनी सी जगह यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना 100 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। और उन 100 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं यहाँ पे तकरीबन। उन 100 मिलियन न्यूरॉन्स की जो लंबाई होती है ना तकरीबन 0.05 से लेकर तकरीबन 100 माइक्रोमीटर आप कर लें, 100 माइक्रोमीटर तक, और 0.3 माइक्रोमीटर डायमीटर उनका होता है। तो आप खुद सोच लें जो है ना अगर 100 माइक्रोमीटर सिर्फ डेंड्राइट्स किया तो उस डेंड्राइट्स के ऊपर जो है ना ये जो रिसेप्टर्स मौजूद हैं वो कितने ज़्यादा, वो कितने छोटे छोटे होंगे और कितने ज़्यादा होंगे।
ये जो अभी हमने एक जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर बनाया, ये एक सेल मेम्ब्रेन पर हज़ारों होते हैं और ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर हर जगह पे मौजूद होते हैं। जितने भी हमें हार्मोनल काम्स होते हैं ना, जितने भी हार्मोन रिलीज होते हैं, वो भी जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर को जाके एक्टिवेट करते हैं। इस जी प्रोटीन, ये इसको जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन भी कहा जाता है या जी ऑल्फैक्टरी प्रोटीन्स भी, ठीक है ना। अब हुआ कुछ ऐसा कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो है ना हमारे ये न्यूरॉन्स एक्टिवेट हुए। ये न्यूरॉन्स एक्टिवेट होने के बाद यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल फायर हुआ। ये एक्शन पोटेंशियल फायर होने के बाद ये एक्शन पोटेंशियल जा रहा है ऊपर। ये एक्शन पोटेंशियल ना यहाँ पे जो क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ एथमॉइड बोन थी उसके अंदर से गुजर के, उसके बाद से जो है ना, उसके बाद हमें पता है कि ड्यूरा मैटर होती है, पिया मैटर होती है, रेगनॉइड मैटर होती है, वहाँ से गुजर के ना इस ओल्फैक्टरी बल्ब के पास पहुँच गया। ये हमारे पास ओल्फैक्टरी बल्ब है। अब जैसे ही ये ओल्फैक्टरी बल्ब के पास पहुंचते हैं ना, जो ये फर्स्ट बायपोलर न्यूरॉन्स थे ना, यहाँ पे जैसे ये एंटर होते हैं इनका काम ख़त्म हो जाता है। इनका काम ये था कि ये यहाँ से जो है ना अरोमा के पार्टिकल्स ला के सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक पहुँचा दे। इसलिए इनको कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, जो पहला ऑर्डर मानते हैं। अब यहाँ से जो है ना दूसरे न्यूरॉन स्टार्ट होते हैं जिनको सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स कहते हैं, और उस सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स का अपना असल नाम है माइट्रल सेल्स। अब ये क्या करते हैं, ये हमें पता है कि साइनैप्स होगा यहाँ पे, ये जो ऑल्फैक्टरी सेल्स, ये बायपोलर सेल्स होंगे, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करेंगे। वो न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा होता है, ग्लूटामेट रिलीज़ करेंगे। देखें, अगर हम न्यूरोट्रांसमीटर्स की भी बात करते हैं ना, तो हमारे पास ना कई किस्म के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारे पास एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसका नाम है ग्लूटामेट। न्यूरोट्रांसमीटर उसको कहते हैं जो अगले न्यूरॉन्स में भी जो है ना एक्शन पोटेंशियल फायर कर सके। एक होता है हमारे पास एपिनेफ्रीन, और हमारे पास होता है नोरेपिनेफ्रीन, और एक हमारे पास होता है गाबा, गैमा अमाइनोब्यूटारिक एसिड। अब ये वाले तीन है ना, ये एक्साइटेटरी जो है ना न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ठीक है। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब ये है कि अगले न्यूरॉन्स में भी जो है ना, अगले न्यूरॉन को भी जाके एक्साइट कर देते हैं और उनमें एक्शन पोटेंशियल फायर कर देते हैं। लेकिन ये जो गाबा है ना, ये गाबा हमारे पास ना इनहिबिटरी जो है ना न्यूरोट्रांसमीटर है। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर का क्या मतलब होता है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब होता है अगले न्यूरॉन में जो है ना ये एक्शन पोटेंशियल को स्टॉप कर देते हैं, आगे जो है ना फायर नहीं होने देते। तो ये जो आपको ये सेल्स नज़र आ रहे हैं, ये जो है ना ये बायपोलर सेल्स क्या कर रहे हैं, ये जो है ना आगे ग्लूटामेट रिलीज़ करेंगे। ग्लूटामेट रिलीज़ करने के बाद क्या, ग्लूटामेट क्या करेगा, इनमें एक्शन पोटेंशियल फायर करेगा। एक्शन पोटेंशियल फायर होने के बाद जो है ना ये आगे इसका पाथवे, ऑल्फैक्टरी पाथवे, वो हम आगे देखेंगे अगली डायग्राम के अंदर, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे जो है ना बायपोलर सेल्स है, बायपोलर सेल्स ने माइट्रल सेल्स के साथ साइनैप्स किया। साइनैप्स करने के बाद क्या हो रहा है, ये जो है ना माइट्रल सेल्स के अंदर भी जो है ना एक्शन पोटेंशियल फायर हो गया। अब ये जो माइट्रल सेल्स है ना, ये माइट्रल सेल्स आर वेरी वेरी स्पेसिफिक माइट्रल सेल्स, ठीक है। माइट्रल सेल्स क्या करते हैं, देखिए ये जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है ना, ये सारी चीज़ों को बाइंड कर लेता है। आपने अंडा सूंघा, आपने बिरयानी सूंघी, आपने मक्खन, आपने जो भी चीज़ सूंघी ना, ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाएगी, क्योंकि हमारी ब्रेन को तो मैसेज पहुंचाना है ना। लेकिन ब्रेन तक मैसेज पहुंचाने के बाद अभी तक ये जो ऑल्फैक्टरी बल्ब तक पहुंचे ना, हमारे ब्रेन को कोई अभी तक अंदाज़ा नहीं हुआ कि हमने क्या चीज़ सूंघी हुई है। अब जब जैसे ही जो है ना कि माइट्रल सेल्स तक पहुंचते हैं ना, माइट्रल सेल्स के पास ना स्पेसिफिक टाइप्स के रिसेप्टर्स होते हैं। माइट्रल सेल्स को पता है कि जो मोस्ट एक्साइटेटरी इंपल्स आ रही है ना, मोस्ट एक्साइटेटरी इंपल्स का मतलब ये है कि बार बार जो एक चीज़ बाइंड हो रही थी और बार बार जो है ना साइक्लिक एमपी बन के कन्वर्ट एक्शन पोटेंशियल फायर करके इनको पहुंचा रहे थे, तो माइट्रल सेल्स के पास ना स्पेसिफिक टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, और वो सिर्फ स्पेसिफिक जो अरोमा होती है ना उनके स्टिमुलस को आगे भेजती है, बाकियों को जो है ना वो इनहिबिट कर लेते हैं। अगर बाकियों को इनहिबिट करती है तो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर को भी जो है ना रिलीज होना पड़ेगा। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज होने के लिए हमारे पास इनहिबिटरी सेल्स होने चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे जो है ना एक और किस्म के सेल्स भी होते हैं जिन्हें हम ग्रैन्युलर सेल्स कहते हैं। वो ग्रैन्युलर सेल्स क्या करते हैं, वो ग्रैन्युलर सेल्स जो है ना इसके साथ भी बाइंड हुए होते हैं और इसके साथ भी बाइंड हुए होते हैं। अब वो ग्रैन्युलर सेल्स इसके साथ भी बाइंड होते हैं। अब ग्रैन्युलर सेल्स भी साइनैप्स करते हैं। अब ग्रैन्युलर सेल्स जो होते हैं ना, इस सेल्स का नाम है ग्रैन्युलर सेल्स। अब ग्रैन्युलर सेल्स का काम ये होता है कि ये गाबा रिलीज करते हैं, गैमा अमाइनोब्यूटारिक एसिड, यानी उसको जो है ना इनहिबिट कर देते हैं। और जो माइट्रल सेल्स होता है इसका काम ये होता है कि ये हमारे पास जो है ना ग्लूटामेट रिलीज़ करते हैं, और ग्लूटामेट रिलीज़ करने के बाद जो है ना ऑल्फैक्टरी सेंसेशंस आगे पहुंचाते हैं। अब जब गाबा रिलीज़ होता है ना, तो जो लीस्ट इम्पल्सेस होती हैं जिनका एक्शन पोटेंशियल इतना हाई नहीं होता, जिनकी जो है ना वोल्टेज इतनी हाई नहीं होती यानी एक्शन पोटेंशियल, तो वो जो है ना इनहिबिट हो जाती हैं। जो मोस्ट एक्साइटेड इम्पल्सेस होती हैं ना, वो आगे ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट तक पहुँच पाती हैं, ठीक है।